Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। 3 यूनिट हो गई है हमारी और बहुत अच्छे से हुई है। 8 लेक्चर में 2 यूनिट और 7 लेक्चर में 1 यूनिट करवा दी है मैंने। इतनी जल्दी शायद ही किसी ने करवाई हो। और इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूँ, आपको क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। हर वीडियो 20 मिनट की, 15 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट की या 24 मिनट की है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इतनी जल्दी मैंने आपकी 3 यूनिट करवा दिए, आपके 3 क्वेश्चन पक्के करवा दिए आपके, और डेफिनेटली आएंगे। हर साल आते हैं जैसे वैसे इस बार भी आएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात तो कोई है ही नहीं। ठीक है, हाँ टेंशन उन लोगों को हो गई है अब जो पबजी खेलते थे। ये तो पता ही लग गया होगा, पबजी बैन हो गया तो अधिकांश लोगों तो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। वैसे भी कौन सा रोजगार था, तो बेरोजगार तो थे ही, और ज़्यादा बेरोजगार हो गए। अब कम से कम ये तो है, उनको वीडियो देखने का टाइम मिलेगा। तो भाई पबजी बैन हो गया है, अब वीडियो तो देख लो, अब वीडियो देख लो आराम से, अब पढ़ाई कर लो। पहले तो तुम पबजी में लगे रहते थे दिन भर, है ना। कुछ तो फ़ायदा हो, और नहीं देखनी तो मत देखो भाई, सीधी सी बात है। अब पबजी बैन हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने किया, हमने तो किया नहीं भाई। और मैं तो वैसे भी पबजी नहीं खेलता था। ठीक है, कोई नहीं, पबजी की बात बहुत हो गई। पबजी गया सब्जी लेने। अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट की। हमारे पास आज क्या है, नई यूनिट है। नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है HSAB, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, कठोर मृदु अम्ल क्षार। अब आपको अम्ल और क्षार के बारे में तो पता होगा, 8th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये हार्ड और सॉफ्ट क्या चीज है, कठोर और मृदु क्या चीज है, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखो अम्ल और क्षार के बारे में तो आपको पता ही है। अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो H+ आयन लेते हैं वो क्षार होते हैं, या OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। ऐसी कुछ परिभाषाएं आपने पढ़ी थी, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो एग्ज़ाम हुआ था, वो बात अलग है, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, और सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो हुआ था। बीएससी बीएड का कोई भी नहीं हुआ, लेकिन रेगुलर वालों का हुआ, डिग्री वालों का। कोई नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अम्ल और क्षार के बारे में तो आप जानते ही हो। अब ये कठोर और मृदु क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करनी है। इसके बारे में हमारे पास बात चलेगी पूरी यूनिट में। ठीक है, और इसमें भी हम ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन ये यूनिट पूरी करवाऊंगा। मैंने पिछली यूनिट कंप्लीट करवा दी है, उसमें थोड़ा बहुत पार्ट अलग है, उस यूनिट में नहीं है, वो अलग है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, तो शुरू करें, करो जे। अब देखो यहाँ पे हमने यूनिट 2nd में, यूनिट 3rd में और यूनिट 5th में भी हमने क्या पढ़ा था, संकुलों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, संकुलों के बारे में पढ़ा था। संकुलों में क्या होता है, एक धातु आयन होता है और एक लिगैंड होता है। लिगैंड धातु आयनों को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। लिगैंड धातु आयनों को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो धातु आयन है ना, धातु आयन, इसको हम अम्ल भी बोल सकते हैं, और जो लिगैंड है इसको हम क्षार भी बोल सकते हैं। ठीक है, धातु आयन को हम अम्ल भी बोल सकते हैं और क्षार भी बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, मैं बता रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, जो बता रहा हूं वो सही है। ठीक है ना, सही है। अब देखो हमारे पास ये अम्ल है, ये क्षार है। ठीक है, अब
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल को मिलाओ, एसिड को क्षार में मिला दो, एसिड को बेस में मिला दो, तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट बनता है, लवण बनता है। अम्ल लो, क्षार लो और उनको मिला दो तो हमारे पास क्या बनता है? लवण बनता है। लेकिन हमने जब प्रयोग करवाए, कुछ प्रैक्टिकल करवाए, तो हमने ये देखा कुछ अम्ल कुछ क्षारों के साथ तो क्रिया कर रहे हैं और कुछ के साथ नहीं कर रहे हैं, और कुछ क्षार जो हैं, कुछ बेस जो हैं, वो कुछ अम्लों के साथ क्रिया कर रहे हैं और कुछ के साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कोई अम्ल ले लिया, कोई क्षार ले लिया, मुझे पता था कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे तो लवण बनेगा, लेकिन वो लवण नहीं बना, लवण नहीं बना, या फिर लवण कम मात्रा में बना। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, वो हमको नहीं पता था। इसलिए यहाँ पे हमारे पास कौन सी अवधारणा आई? हार्ड और सॉफ्ट की। ठीक है, तो हमको क्या पता है अब? अभी तो सिंपल सी चीज याद रखो कि हमारे पास धातु आयन है और लिगैंड है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। धातु आयन को हम क्या बोल रहे हैं? अम्ल बोल रहे हैं। लिगैंड को क्षार बोल रहे हैं, लिगैंड को क्षार या बेस बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इनमें क्या बन रहा है? संकुल आयनों में बंध बन रहा है। तो संकुल आयन में बंध के आधार पर, संकुल आयन में या फिर संकुल आयन में बंध के आधार पर हम क्या करते हैं? धातु को दो वर्गों में बांट सकते हैं। धातु को दो वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं बच्चों, बांट सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से? तो हमारे पास दो वर्ग कौन कौन से हो गए? एक तो वर्ग ए और एक वर्ग बी। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने धातु आयन को दो वर्गों में बांट लिया, क्योंकि धातु आयन में कुछ ना कुछ क्या है? भिन्नता थी। ठीक है, मैंने कई धातु आयन लिए, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था, तो मैंने क्या किया? मैंने मेटल आयन को, धातु आयन को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, दो भागों में बांट दिया। एक मिनट, अब देखो वर्ग ए में किसको रखा और वर्ग बी में किसको रखा, हमें यहां पे ये बात करनी है। ठीक है, तो वर्ग ए में किसको रखा? क्षारीय धातु को। वर्ग ए में किसको रखा? क्षारीय धातु को, क्षारीय धातु को, क्षारीय मृदा धातु को। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु तो आपको पता होंगे ना कौन से हैं? एस ब्लॉक वाले एलिमेंट, जो एस ब्लॉक आता है ना स्टार्टिंग में, कौन सा? सोडियम आता है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस आता है, वो क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। तो उनको मैंने वर्ग ए में रख दिया। ठीक है, ऐसे क्षारीय मृदा धातु आयन को भी मैंने कहाँ रख दिया? वर्ग ए में रख दिया। क्षारीय मृदा धातु आयन जैसे Be+2 बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इनको मैंने कहाँ रख दिया? मैंने क्षारीय मृदा धातु में रख दिया, क्षारीय मृदा धातु आयन में रख दिया। ठीक है बच्चों, और साथ में मैंने यहां पे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले संक्रमण तत्वों को भी रख दिया। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के तत्वों को भी रख दिया। तत्व, ठीक है, जैसे हमारे पास Ti4+ है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ज्यादा है, उनको भी रख दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने सारे यहां रख दिए, तो यहां पे किसको रखा? तो यहां पे मैंने जो बाकी के बचे थे ना, शेष से देखो सारे हल्के हल्के तो मैंने यहां ले लिए, तो जो बाकी के जो भारी बचे थे ना, भारी संक्रमण धातु आयन, शेष भारी संक्रमण धातु आयन, ठीक है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया Ag+ हो गया,
Pd2+ हो गया, ठीक है, ढेर सारे हो गए हमारे पास, Hg2+ हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या रखा, क्षारीय धातु रखे, क्षारीय मृदा धातु आयन रखे, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के तत्व रख दिए। और यहां पे हमने क्या रखा, यहां पे हमने जो भारी संक्रमण धातु आयन है, हैवी मेटल आयन है, उनको मैंने यहां रख दिया, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, ठीक है। जैसे हमारे पास Ag+ है, Pd2+ है, ठीक है, Hg2+ है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, प्लस है, +1 है या +2 है, ठीक है। तो उनको मैंने यहां रख दिया वर्ग बी में, ठीक है। अब देखो यहां पे इनके क्या क्या गुण होते हैं, तो ये जो वर्ग ए वाले हैं ना, ये तो क्या होते हैं, कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं, सीधी सी बात है, हल्के तत्व हैं, ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। और ये अधिक घनत्व वाले, इनके गुणों के बारे में मैं बता रहा हूं मैं, ये अधिक घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं, भारी तत्व होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, मुझे कुछ संक्रमण धातु आयन दिए गए और बोला गया कि इनको अलग अलग बांटिए, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको अलग अलग बांट दिया। कैसे बांट दिया, एक तरफ हल्के रख दिए, एक तरफ भारी रख दिए, एक तरफ उच्च घनत्व वाले रख दिए, एक तरफ निम्न घनत्व वाले रख दिए। तो इस तरीके से मैंने उनको बांट दिया, ठीक है। वर्ग ए में बांट दिया, वर्ग बी में बांट दिया। तो ये हैं और इनके गुण क्या है, ये है, इनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो ये वाले हैं, इनका जो आकार होता है, इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है, ठीक है। और इनका आकार कुछ बड़ा होता है, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है। ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनकी ध्रुवण शक्ति उच्च होती है, इनकी ध्रुवण शक्ति उच्च होती है, इनकी ध्रुवण शक्ति क्या होती है, उच्च होती है। और इनकी ध्रुवण शक्ति क्या होती है, ध्रुवण शक्ति कम होती है, ध्रुवण शक्ति कम होती है, ठीक है। इनकी ध्रुवण शक्ति क्या होती है, उच्च होती है, ज्यादा होती है, और इनकी ध्रुवण शक्ति क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीकरण अवस्था किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा, ये तो हमने पढ़ लिया, दोबारा लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था उच्च, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम, ठीक है, प्लस होगी या +2 होगी। इसके अलावा और ज्यादा हुई तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, ठीक है। देखो इनका आकार छोटा होता है, किनका, वर्ग ए वालों का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण आसानी से, आकार छोटा होने के कारण आसानी से विकृत नहीं होते हैं, आसानी से विकृत नहीं होते हैं, ठीक है। देखो जिस परमाणु का आकार छोटा है, जिस परमाणु का आकार छोटा है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, वो आसानी से नहीं टूटेगा, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पदार्थ जितना छोटा होगा ना, उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगेगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और कोई पदार्थ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये मार्कर है, ये इतना बड़ा है, मेरे को इसको तोड़ना है, तोड़ दूंगा। लेकिन मान लो ये इतना छोटा सा मार्कर होता और मुझसे बोला जाता कि इसको तोड़िए, तो क्या ये टूट पाता, क्या, मुझे तो नहीं लगता ये टूट पाता। तो देखो जितनी ज़्यादा छोटी सी चीज़ होती है ना, जितना परमाणु छोटा होता है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है,
ठीक है। और छोटे आकार का परमाणु क्या होता है, जल्दी से विकृत नहीं हो सकता, ठीक है, जल्दी से विकृत नहीं हो सकता। और ये जो बड़े आकार का है ना, ये आसानी से विकृत हो जाता है, ये आसानी से विकृत हो जाता है, ठीक है। तो मैंने दो वर्गों में बांट दिया इनको, वर्ग ए में और वर्ग बी में। वर्ग ए में कौन कौन से रख दिए मैंने, क्षारीय धातु रख दिए, क्षारीय मृदा धातु रख दिए, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के तत्व रख दिए, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए थे ना, जो बाकी के भारी भारी तत्व थे, हैवी हैवी एलिमेंट थे, उनको मैंने वर्ग बी में रख दिया, ठीक है, वर्ग बी में रख दिया। फिर उसके बाद यहां पे कम घनत्व वाले हल्के तत्व है, इनकी क्या विशेषता है, ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं, और ये अधिक घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं, ठीक है बच्चों। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इनकी ध्रुवण शक्ति उच्च होती है। ध्रुवण शक्ति उच्च का मतलब किसी को ध्रुवित करने की शक्ति। कोई दूसरा परमाणु अगर इनके पास लेके आ रहे हैं तो उसको ध्रुवित कर देंगे, उसको ध्रुवित कर देंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं इनकी ध्रुवण शक्ति उच्च होती है। और इन वालों की ध्रुवण शक्ति कम होती है, ये ध्रुवण शक्ति कम होती है, यानी कि किसी का ध्रुवण आसानी से नहीं कर पाते। जितना छोटा परमाणु होगा ना, वो आसानी से, वो उतनी ही आसानी से किसी और परमाणु का ध्रुवण कर सकता है, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीकरण अवस्था इसकी उच्च होती है, इसकी कम होती है, ये तो हमने बात कर ही ली थी। इनका आकार छोटा होता है, छोटा होने के कारण आसानी से ये विकृत नहीं होते हैं, ठीक है। और ये इनका आकार बड़ा होता है, और बड़े को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो बड़ा आकार होने के कारण इनको आसानी से क्या किया जाता है, विकृत किया जाता है। तो मैंने ये दो वर्ग बना लिए, ठीक है। किसके बना लिए, धातु के बना लिए, मेटल आयन के बना लिए, ठीक है। अब इन धातु से कौन कौन से लिगैंड क्रिया करेंगे, ठीक है। तो हमने लिगैंडों को भी दो भागों में बांट दिया, हमने लिगैंडों को भी दो भागों में बांट दिया। ये देखो, जो लिगैंड वर्ग ए के साथ क्रिया कर सकते हैं उन्हें हम वर्ग ए के लिगैंड कह देंगे। जो लिगैंड वर्ग बी के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं उन्हें हम वर्ग बी के लिगैंड। तो हमने लिगैंडों को भी दो भागों में बांट दिया, वर्ग ए के लिगैंड और वर्ग बी के लिगैंड। अब वर्ग ए में कौन कौन से लिगैंड आते हैं और वर्ग बी में कौन कौन से लिगैंड आते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, और वो इन धातु आयनों से क्रिया क्यों कर पाते हैं और दूसरे वाले वर्ग से क्रिया क्यों नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो कम क्रिया करते हैं, ऐसा क्यों होता है हमारे पास, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, ये सब हम देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।